नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गागर में सागर और अभिनव सीरीज़ के नाम से आपके लिए वीडियोज़ डाल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। जितना आप इन वीडियो को आप देखेंगे, आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन आपका बढ़ेगा और आप आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट हैं और यूँ समझिएगा कि कम टाइम में आप इनको अगर एक बार दो बार भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों आज एक और अपन गागर में सागर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आज का जो अपना पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा लिविंग विद बुक्स, यानी पुस्तक का नाम है लिविंग विद बुक्स, किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये पुस्तक चयन से क्या है, संबंधित है, पुस्तक है। पुस्तक है, पुस्तकालय में पुस्तक चयन से संबंधित क्या है भाई, पुस्तक चयन से संबंधित एक क्या है, पुस्तक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ भी महत्वपूर्ण कार्य की। तो पुस्तक चयन से संबंधित चार जो सिद्धांत है वो आप जरूर याद रखेंगे। एक मेलविन डेवी का सिद्धांत, इसके अलावा मैकॉल्विन का सिद्धांत, और बात करें दोस्तों तो एफ.डब्ल्यू. डरूरी का सिद्धांत, और बात करें तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का सिद्धांत। तो आप इन चारों के बारे में जानकारी करें। चारों महत्वपूर्ण है, चारों के चार सन हैं, वो मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ चारों के। ये पहला है 1879 यानी 1879, मैकॉल्विन है 1925, और डरूरी की बात करें दोस्तों तो 1930, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की बात करें तो सन 1966। यानी चार यहाँ बिंदु हैं और चार बिंदु से प्रत्येक एग्जाम में क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। डेवी का सिद्धांत है दोस्तों न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम गति प्रदान करना। मैकॉल्विन का है मांग का सिद्धांत, यानी डिमांड थ्योरी। अब आप ये समझ लो, ये डिमांड थ्योरी जो है वो हर एग्जाम में पूछी जा रही है कि मांग का सिद्धांत किसकी देन है। तो मांग का सिद्धांत जो है वो एम.सी. कॉल्विन या मैकॉल्विन का क्या है, सिद्धांत है। डरूरी कहता है सही समय पर सही पाठक को क्या प्रदान करना भाई, सही पुस्तक प्रदान करना। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वो इन्हीं तीनों सिद्धांतों का सारगर्भित स्वरूप ग्रहण करते हैं। और न्यूनतम लागत पर यूँ समझ लीजिएगा एक सर्वोत्तम पाठक को क्या करना, एक अच्छी प्रकार की पुस्तक प्रदान करना। ये कौन कहते हैं, तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कहते हैं। चारों महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको देखेंगे तो याद हो जाएंगे। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, पुस्तकालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। तो आप याद रखेंगे आगामी वर्ष के लिए। वैसे दोस्तों पुस्तकालय का नहीं, जो भी बजट जो होते हैं वो सारे आगामी वर्षों के लिए क्या किए जाते हैं भाई, तैयार किए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों जो वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जाता है वो क्या है भाई, प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट होती है। जो एक संस्था का क्या होता है, जो भी हेड होता है वो क्या करता है, उसके द्वारा वह प्रस्तुत की जाती है। यानी प्रतिवेदन संस्था के हेड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है वर्ष के अंत में। और बजट निर्माण का कार्य कुशल एवं दक्ष कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में ही क्या कर लिया जाता है, तो आगामी वर्ष के लिए तैयार कर लिया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आगे प्रश्न है रंगनाथन समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर्मचारी परिसूत्र के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में कितनी पत्रिकाओं के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ तो हमने सीधा सा उत्तर बनाना है, सीधा सा है 500 पत्रिकाओं के लिए क्या होता है, एक कर्मचारी की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मान लो पुस्तकालय का आकार बहुत बड़ा है या सार्वजनिक श्रेणी का पुस्तकालय है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर लगभग 5000 पत्रिकाओं के लिए भी क्या हो सकते हैं, एक कर्मचारी की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों ये 500 का संदर्भ है, ये केवल हमने नवीनतम समसामयिकी पत्रिकाओं हेतु क्या है, तय किया है। यानी नवीनतम समसामयिकी पत्रिकाओं के लिए 500 पत्रिकाओं के लिए क्या है भाई, एक कर्मचारी की आवश्यकता महसूस की जाती है। और बात करेंगे दोस्तों डेल्फी तकनीक किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा डेल्फी तकनीक भी बजट से रिलेटेड है। दोस्तों बजट से हर बार एग्जाम में एक या दो प्रश्न आने हैं, तो आप बजट वाले पार्ट को बहुत ही भली भांति क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। आगे है प्रश्न दोस्तों, बजटिंग की पद्धति जिसका संबंध जो घट चुका है या नहीं किंतु यह भविष्य की आवश्यकताओं को क्या करता है, देखो आवश्यकताओं से अधिक जुड़ी हुई है, इसे निम्न में से किस रूप में माना जाता है। तो आप याद रखेंगे ये जेड जीरो बेस्ड बजट है, यानी जेड बीबी की क्या कर रहा है, यहाँ पर वकालत कर रहा है।
और बात करेंगे दोस्तों ZBB के बारे में खूब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं करना चाहते। पीछे के वीडियो में भी हमने ZBB के बारे में खूब सारी बातें डाली हैं, तो आप उन वीडियो से भी आप देख सकते हैं, तो आपको ZBB पूरा ध्यान रहेगा। आगे है दोस्तों, किस लाइब्रेरी सेवा में बारकोड तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सर्कुलेशन वर्क के लिए। किस वर्क के लिए भाई? सर्कुलेशन यानी परिसंचरण या आदान प्रदान कार्य हेतु, परिसंचरण या आदान प्रदान कार्य हेतु किसका प्रयोग किया जाता है भाई? बारकोड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और बात करेंगे दोस्तों, भारत में विश्वविद्यालय महाविद्यालय पुस्तकालय हेतु स्टाफ फॉर्मूला, यानी स्टाफ फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर S.R. रंगानाथन के द्वारा। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों, S.R. रंगानाथन के द्वारा 1957 में, यानी सन 1957 में क्या दिया गया था भाई? स्टाफ फॉर्मूला जो है वो दिया गया था। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जितना आप देखेंगे उतना ही आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, पुस्तकालय प्रबंधन के क्षेत्र में शक्तियों का केंद्रीयकरण करने से क्या तात्पर्य है? तो आप इसका सीधा सा अर्थ बना लेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष के पास में क्या होती हैं? सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं, यानी शक्तियों का मेन जो केंद्र होता है वो कौन होता है भाई? एक पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आदान प्रदान विभाग में शब्द है चार्ज, इसका क्या मतलब है? तो चार्ज का सीधा सा अर्थ कर चुके हैं, उपयोगकर्ता को पुस्तकें क्या करना भाई? आदान प्रदान करना, यानी देना, क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। और बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न बनते हैं अपने। प्रश्न बनेगा आगे, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा उपलब्ध करवाना निम्न में से किस विभाग का कार्य माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये सर्कुलेशन जो डिपार्ट होता है उसी का क्या माना जाता है? कार्य माना जाता है। दोस्तों अगर आप सर्कुलेशन को आप जानते हैं, यानी परिसंचरण विभाग को आप जानते हैं, तो आप पाएंगे कि परिसंचरण विभाग जो है वो पाठकों के मध्य पुस्तकों का क्या करता है भाई? आदान प्रदान करता है। इसके अलावा ओवरड्यू चार्ज, यानी अतिदेय शुल्क क्या करता है? पाठकों पर दे करता है, यानी लगाता है। और भी परिसंचरण विभाग के द्वारा और भी कई कार्य किए जाते हैं। अगर आप उन कार्यों को जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं। और बात करें दोस्तों, संक्षिप्त पद है पोस्ट कोर यानी POSD CORB, बोले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन। और यहाँ पूछा है कि CO का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? तो CO का शाब्दिक अर्थ कोऑर्डिनेशन होता है। CO का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन होता है। किसके द्वारा दिए गए? तो आप याद रखिएगा, एल उर्विक और लूथर गुलिक के द्वारा क्या थे भाई? ये दिए गए थे। और बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पुस्तकालय सेवाओं में बिना बाधा उत्पन्न किए संग्रह सत्यापन की प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो वो भी आप याद रखिएगा, संग्रह सत्यापन की प्रणाली, यानी यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करें दोस्तों, ये स्टॉक वेरिफिकेशन प्रणाली के जनक कौन थे? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर S.R. रंगानाथन जो है वो क्या थे भाई? स्टॉक वेरिफिकेशन प्रणाली के क्या माने जाते हैं? प्रणेता माने जाते हैं। और बात करेंगे दोस्तों, इधर प्रश्न बनता है अपना कि प्रतिवर्ष 1000 पुस्तकों के आदान प्रदान पर कितनी खोई हुई पुस्तकों को निरस्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 5 पुस्तकों को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। यानी प्रति 1000 पुस्तकों पर कितनी पुस्तकें? 5 पुस्तकें रीडिंग आउट या राइट ऑफ या पुस्तक विदाई की श्रेणी में क्या रहती हैं? शामिल रहती हैं। और इसका अधिकार जो होता है वो पुस्तकालय समिति के पास होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो केवल यहाँ पर सलाह या राय देने का क्या करता है? कार्य करता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है कि कार्डेक्स सिस्टम को किसने विकसित किया था? तो आप याद रखेंगे रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया या रेमिंगटन रैंड के द्वारा क्या किया गया था? कार्डेक्स सिस्टम को विकसित किया गया था। आप याद रखेंगे दोस्तों, सन 1898 में अमेरिका में क्या किया गया था? कार्डेक्स सिस्टम को क्या किया गया था भाई? विकसित किया गया था। भारत में इसको जारी करने का कार्य जो है वो रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया नामक कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न बनता है दोस्तों आगे कि UGC ने स्टाफ फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे सन 1957 में। और 57 में ही डॉक्टर S.R. रंगानाथन की अध्यक्षता में UGC क्या करती है? एक कमेटी का भी क्या करती है भाई? गठन करती है। ये कमेटी जो है वो पुस्तकालयों में जो भी यूजर्स होते हैं उनके लिए बजट आवंटन का काम करने की वकालत करती है। और इसमें भी बात करें दोस्तों तो प्रति छात्र 15 रुपये और प्रति अध्यापक 200 रुपये प्रस्तुत करने का क्या करती हैं? ये कार्य करती हैं या अनुशंसा प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों अगर आप जानते हैं कि एक ऐसा आयोग या ऐसा आयोग जो प्रति छात्र 25 रुपये और प्रति अध्यापक
300 रुपये एक पुस्तकालय को देने का प्रावधान करता है। कौन सा आयोग है, उस आयोग के बारे में आप बता सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो आयोग सन 1964 में क्या हुआ था भाई, गठित हुआ था। और बात करें तो उस आयोग की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो DS कोठारी थे। इतना हिंट तो काफ़ी है दोस्तों, आप बता देंगे कौन सा आयोग है। मेरे हिसाब से उस आयोग का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि मैं 2-4 चीज़ें यहाँ बता चुका हूँ, तो उस आयोग का दूसरा नाम क्या है वो भी आप हमें कमेंट करके क्या करेंगे, बताएंगे। और बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न बनता है इधर के नीचे की साइड में ले लेते हैं, कुछ एक और प्रश्न है अपने, उनको भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आगे देखो प्रश्न वही आ गया यूजीसी का ही, कि यूजीसी की संस्तुति या स्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय में प्रति छात्र 15 रुपये और प्रति अध्यापक अगर बात करें तो कितने रुपए देने का प्रावधान है भाई, 200 रुपये देने का प्रावधान है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि 200 रुपये और 15 रुपये, यानी ये तो प्रति अध्यापक तो 200 रुपये, प्रति अध्यापक तो 200 रुपये और प्रति छात्र क्या है भाई, 15 रुपये। ऐसा देने की अनुशंसा एक और आयोग है वो भी करता है। और बात करेंगे दोस्तों, उस आयोग का गठन सन 1948 में हुआ था। अगर आप भली भांति लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो आप आराम से क्या कर देंगे, कमेंट करके हमें बता देंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों, और है कि MC ग्रेगर यानी डगलस मैकग्रेगर का कौन सा सिद्धांत आधुनिक तथा आशावादी है, तो आप सीधा याद रखिएगा, दो ही इन्होंने सिद्धांत दिया है, एक्स एंड वाई थ्योरी। तो एक्स एंड वाई थ्योरी में अगर बात करें दोस्तों, तो वाई थ्योरी जो है वो क्या है भाई, आधुनिक और क्या है, आशावादी। और एक्स की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, ये निराशावादी। और यूँ समझिएगा कि पुरातन समय में चलने वाली पद्धति क्या है भाई, एक्स है, और वाई जो है वो क्या है भाई, आधुनिक और आशावादी है। इसके आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठ को सर्वोत्तम ग्रंथ का नारा किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे मेलविन डेवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मेलविन डेवी के द्वारा सन 1879 यानी 1879 में। इसके अलावा इधर प्रश्न बनते हैं कि एक कैटलॉग कार्ड कैबिनेट में कुल कितने कार्ड आते हैं, तो 1000 कार्ड आ जाते हैं। दोस्तों एक बार अपन पुनः यहाँ से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो यानी यूँ समझिएगा कि ये एक यू आकार का परिचालन पटल है, ये क्या है भाई, यू आकार का परिचालन पटल है। और इसमें कुल कितने दराज हैं, यहाँ पर कुल 24 दराज हैं। और आप यूँ समझ लीजिएगा एक दराज में 1000 पत्रक, एक दराज में कितने, 1000 पत्रक क्या किए जा सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बातें आएंगी कि इसमें इधर जो होता है वो स्टॉक रूम होता है, इधर बात करें तो इधर स्टडी रूम होता है। उनकी चर्चा अपन एक शानदार सा वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, उसमें अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे प्रश्न है कि रेमिफिकेशन किससे संबंधित है, तो रेमिफिकेशन जो है दोस्तों वो संरक्षण से क्या है भाई, संबंधित है। किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे दोस्तों, संरक्षण से क्या है, संबंधित है। साथ ही प्रश्न है दोस्तों, असेसन रजिस्टर यानी परिग्रहण रजिस्टर का स्टैंडर्ड नाम क्या होता है, यानी इसकी साइज क्या होती है, तो 16x13 इनकी क्या होती है भाई, साइज होती है। 16x13 इसकी क्या होती है भाई, साइज होती है। दोस्तों आप 16x13 सेंटीमीटर नहीं है, ये आप याद रखिएगा। 16x13 इसकी क्या होती है भाई, 16x13 जो है वो इसकी इंच में क्या होती है भाई, साइज होती है। तो आप एक बार देखेंगे और भली बात इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे दोस्तों प्रश्न बनता है अपना कि निम्न में से कौन सा प्रबंधन का मुख्य कार्य नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रबंधन का मुख्य कार्य निर्णय करना जो है, निर्णयन करना क्या है भाई, प्रबंधन का मुख्य कार्य नहीं है। नियोजन है, समन्वय है और क्या है भाई, संगठन है। तो ये भी आप क्या रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों और अपने इधर से प्रश्न बनते हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समान उद्देश्य की सभी संक्रियाओं हेतु एक योजना और एक ही प्रबंधक होना चाहिए। ये कथन किसका है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये कथन जो है वो हेनरी फ्योल का है। किसका है भाई, हेनरी फ्योल का है। पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था। अगर आपको याद रहता है तो आप बिना देखे आप हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने प्रबंधन के कुल 14 सिद्धांत दिए थे। बात याद रखेंगे दोस्तों, इन 14 सिद्धांतों को एक व्यक्ति था जिसका नाम था हर्बर्ट साइमन। ये हर्बर्ट साइमन जो है वो इनको क्या कहता है, लोकोक्ति मात्र कहता है। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, पुस्तक चयन की मांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, एल मैकॉल्विन ने सन 1925 में। यानी डिमांड थ्योरी कब दी गई थी मैकॉल्विन के द्वारा, तो सन 1925 में क्या थी भाई, दी गई थी। साथ ही दोस्तों इधर प्रश्न है कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की 3 कार्ड प्रणाली किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे ये पत्रिकाओं के रिकॉर्ड के लिए, पत्रिकाओं के रिकॉर्ड के लिए क्या है भाई, रिकॉर्ड से क्या है, संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी भंडारण सत्यापन की विधि नहीं है? तो भंडारण सत्यापन की विधि कार्डेक्स पद्धति नहीं है, बल्कि ये पत्रिका प्रबंधन की क्या है कि पद्धति है, सेल्फ लिस्ट के द्वारा, अधिग्रहण रजिस्टर के द्वारा यानी एसेशन रजिस्टर के द्वारा, और संख्याओं को गिनकर। आप ये समझो 5 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं जिनसे क्या किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। तो पहला तो है परिगणन रजिस्टर के द्वारा, यानी एक सेपरेट एसेशन रजिस्टर के द्वारा। उसके बाद में एक अलग से परिगणन रजिस्टर के द्वारा, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो सूची पत्रकों पर परिग्रहण संख्या लिखकर, इसके अलावा ग्रंथों की संख्याओं को गिनकर यानी बाई काउंटिंग। और अंतिम बात करें तो सेल्फ लिस्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है भाई, सेल्फ लिस्ट के द्वारा भंडार सत्यापन या स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो किया जा सकता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई का जनक कौन है? तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई का जनक जो है वो डगलस मैकग्रेगर है। अगर आप डगलस मैकग्रेगर के बारे में जानते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि एक्स एंड वाई थ्योरी जो है वो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा कब दी गई थी। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, यूजीसी के अनुसार एक कर्मचारी को एक दिन में कितनी पुस्तकें पंजीकृत करनी चाहिए? तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर देखो पहली बात, यहाँ का जो ऑप्शन लिखा है 4, इसको आप बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 12 से 15 पुस्तकें क्या की जाती हैं, यूजीसी के अनुसार एक कर्मचारी को दिन में इतनी पुस्तकें क्या करनी चाहिए, सूचीकृत करनी चाहिए। कितनी? तो आप याद रखेंगे 12 से 15। साथ ही दोस्तों आगे प्रश्न बनता है कि एक नए ग्रंथालय की स्थापना हेतु निर्देशित सिद्धांत है, तो वो है पुस्तकालय के 5 प्रमुख सूत्र। और ये 5 लॉज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिनका प्रतिपादन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा सन 1928 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी प्रतिपादन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा अन्नामलाई नगर मीनाक्षी कॉलेज तमिलनाडु में सन 1928 में, जिनका प्रकाशन सन 1931 में क्या था भाई, किया गया था। आप याद रखेंगे, उसको क्या किया जाता है, पहला आधार बनाया जाता है और उसी के आधार पर क्या है, ग्रंथालय की स्थापना की जाती है। आगे दोस्तों, विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप याद रखेंगे, एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति का क्या होता है भाई, अध्यक्ष होता है। आगे प्रश्न है, सूचना प्रबंध यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किसका नारा है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे एसलिब का क्या है भाई, नारा है। दोस्तों ये एसलिब भी एक महत्वपूर्ण क्या है, पुस्तकालय संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी तब उसका नाम था एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी। कहाँ की गई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है वो लंदन में की गई थी। बाद में सन 1984 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो वर्तमान में इसका जो नाम है वही नाम सन 1984 में क्या किया गया था, परिवर्तित किया गया था। तो आप कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही टैगलाइन यहाँ पर लिखा है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किसका मुख्य नारा है? तो एसलिब का मुख्य नारा है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको इसके संबंधित खूब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।